हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आ गए हैं आज हम डिसोल्यूशन पार्ट 3 में। हम लोगों ने अब तक डिसोल्यूशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के फेज में। डिसोल्यूशन के हम लोग कर चुके हैं ट्रांसफर एंट्रीज को और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और आज हम उन एसेट्स को चुन चुन कर बेचने वाले हैं, अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट एक एक करके करने वाले हैं और आज होगा सारा हिसाब किताब पूरा पार्टनर्स के एसेट्स और लायबिलिटीज का। देखो यार, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट अपने लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर फर्म बंद हो रही है, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ा। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा? उसके लिए हम लोगों ने हमारे एसेट्स को एक टेम्पररी अकाउंट में शिफ्ट करा जिसको नाम दिया रियलाइजेशन, और हमारी लायबिलिटीज को भी उसी टेम्पररी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। तो हमने हमारे एसेट्स को टेम्पररी अकाउंट में शिफ्ट करा रियलाइजेशन में और हमारी लायबिलिटीज को भी शिफ्ट कर दिया टेम्पररी अकाउंट में रियलाइजेशन में। आफ्टर द शिफ्टिंग अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एसेट्स को मार्केट में बेचें और उनसे जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उस पैसे से अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करें। तो आज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम अपने एसेट्स को बेचेंगे और अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम बिजनेस में बात करते हैं एसेट्स की, whenever we talk about the assets of the business, तो हमारे बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होते हैं जो प्राइमरीली कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और दूसरे होते हैं इनटैंजिबल एसेट। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि टैंजिबल मतलब जो दिख सकते हैं, इनटैंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकते। तो हमारे बिजनेस में जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम लोग जब रियलाइज करते हैं तो हमें अपने माइंड में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि टैंजिबल एसेट्स को भी रियलाइज करा जाएगा, इनटैंजिबल एसेट्स को भी रियलाइज करा जाएगा, बट टैंजिबल एसेट्स को हमेशा रियलाइज करा जाएगा और इनटैंजिबल एसेट को सिर्फ तब रियलाइज करेंगे जब हमसे ऐसा करने के लिए क्वेश्चन कहेगा। मींस हम जब अपने एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो एक एसेट्स हमारे पास होंगे टैंजिबल और दूसरे एसेट्स हमारे पास होंगे इनटैंजिबल। तो दो एसेट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है टैंजिबल और दूसरे होते हैं इनटैंजिबल। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि हम दोनों ही एसेट्स को एज पर इंस्ट्रक्शंस रियलाइज करेंगे। मतलब जैसे भी इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए होंगे हम उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे दोनों एसेट्स को रियलाइज करेंगे। बट अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अगर किसी भी कंडीशन में एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के केस में क्या करेंगे? एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के केस में नो रियलाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का कोई भी रियलाइजेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस। बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं होगी तो हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे। नाउ जब भी हम अपने एसेट्स को रियलाइज करते हैं वी हैव टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो हम अपने एसेट्स को ईदर थ्रू कैश और बैंक रियलाइज करेंगे, यानी कि या तो हमारा एसेट ओपन मार्केट में बिक जाएगा, हमें बदले में पैसे मिल जाएंगे, और या फिर हमारे एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। देखो यार, ये बहुत कॉमन सा फंडा है कि अगर मैं और आप मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बिजनेस के एसेट्स जो बाजार में बेचे जा रहे हैं वो मेरे काम आ सकते हैं, तो मैं ही उन्हें खरीद लूंगा ना। मैं उन एसेट्स को बाजार में बेचने ही क्यों दूंगा? हाँ, जितनी वैल्यू उन्हें मार्केट में मिलने वाली है उतनी वैल्यू पे मैं उन एसेट्स को खरीद सकता हूं। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने या तो एसेट्स को कैश और बैंक के थ्रू बेच दूंगा या फिर मैं अपने किसी एसेट को पार्टनर के थ्रू टेक ओवर करा दूंगा। यानी कि कोई पार्टनर कहेगा कि भाई मैं एसेट लेने को तैयार हूं, हम कहूंगा भाई तू ही ले ले, हमें हमारे पैसे दे दे। अब अगर हम अपने एसेट्स को कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू रियलाइज करते हैं तब क्या होगा? तब एंट्री होगी कैश और बैंक, एज द केस में बी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जी हां, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। कहीं आप यहां पे एसेट्स का नाम मत लिख देना बच्चे। क्यों? क्योंकि एसेट तो ऑलरेडी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है।
तो जो एसेट ऑलरेडी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, हम उसका नाम कैसे लिख सकते हैं? नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो जब भी हमारा कोई एसेट रियलाइज होगा तो कैश और बैंक पैसा आएगा, इसलिए कैश या बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों आएगा पैसा? क्योंकि हमने हमारा एसेट को रियलाइज करा है, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हमको पैसा मिल जाएगा। और जब हमको पैसा मिलेगा तो हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट, एसेट का नाम लिख सकते हो यार आप, सोल्ड। बीइंग एसेट सोल्ड, हमने हमारे एसेट को बेच दिया। अब ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस में डेटर्स थे फॉर ₹44,000, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे। 44,000 के डेटर्स थे जिसको हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे, और आज वो डेटर्स सिर्फ 20,000 रुपए में बिक रहे हैं। यानी कि उन डेटर्स से सिर्फ 20,000 रुपए मिल रहे हैं, बाकी कोई देने को तैयार ही नहीं है, सब मना कर रहे हैं, बोले बिजनेस बंद हो गया, अब हम पैसे नहीं देंगे। तो यार जो मिल रहा है ले लो ना, मना क्यों कर रहे हो? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं हम सिर्फ उतने पैसों से एंट्री करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे डेटर्स कितने रुपए के थे, हमें नहीं फर्क पड़ता कि एसेट कितने रुपए के थे। आज की डेट में हमें जितने पैसे मिलेंगे हम वो पैसे रिसीव कर लेंगे और बाकी पैसों को नुकसान समझ लेंगे, और उस नुकसान की एंट्री हम लोग यहां पर नहीं करने वाले। ठीक है, तो एक बार आप इस एंट्री को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई एसेट, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। नाउ अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो एसेट है वो कैश में नहीं बिका, उसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। अब पार्टनर टेक ओवर कर सकता है यार, आप पार्टनर को मना नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई पार्टनर हमारा कोई एसेट टेक ओवर करने को तैयार होगा तो मना थोड़ी ना कर दोगे। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि भाई जो पैसे बाजार से मिल रहे थे वो पैसे तू हमें दे दे। तो अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा तो क्या होगा? तो हम वो पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बीइंग एन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, हमारे पार्टनर ने हमारे एसेट को टेक ओवर कर लिया। तो सिंपल सा गेम है बॉस, या तो एसेट कैश में बिकेगा, अगर कैश में बिकेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा, या फिर एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा, अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई पार्टनर थोड़ा सा एसेट टेक ओवर कर रहा हो और बाकी का एसेट मार्केट में कैश में सोल्ड हो रहा हो। ठीक है, आई सपोज ये बात आपको समझ में आती होगी। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा अबाउट दी लायबिलिटीज। तो देखो यार, जब भी हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है वो पेमेंट जो हमें आउटसाइडर्स को करना है। लायबिलिटीज यानी कि वो पेमेंट जो हमें आउटसाइडर्स को करना है, और बाहर वालों का पैसा तो चुकाना ही पड़ता है, बाहर वालों का पैसा खाना नहीं चाहिए। तो लायबिलिटीज का जब पेमेंट करेंगे तो भी हम लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो हम लोग पेमेंट करेंगे कैश में, और या फिर कोई पार्टनर, कोई भला पार्टनर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए। तो या तो पेमेंट होगा कैश में, या फिर कोई पार्टनर कहेगा कि मैं देने को तैयार हूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। तो अगर हम रियलाइजेशन का पेमेंट करेंगे यानी कि लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दोनों में से जो भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी बच्चे, वो अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे। अच्छा, अब ध्यान रखेंगे, अब बच्चे कहेंगे सर लायबिलिटी का पेमेंट करा तो लायबिलिटी को डेबिट क्यों नहीं करा? आपने कैश और बैंक को तो खरी लिखा, लेकिन यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिख दिया? तो मेरे बच्चों, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि ऑलरेडी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो जो एसेट और लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं उसके लिए उनका नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे रियलाइजेशन का। इसलिए नाम आया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, एज द केस में बी। वहीं अगर हमारी लायबिलिटी का टेक ओवर पार्टनर कर लेता है
तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि अब हुआ क्या, अब पार्टनर ने कहा कि मैं रियलाइजेशन के नाम पर मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करने को तैयार हूं। तो हमने कहा ठीक है सर, आप पेमेंट कर लो, लेकिन हम आपको आपका पैसा चुकाएंगे। कैसे, इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो कि एक बिजनेस में मैं और सिद्धांत दो पार्टनर्स हुआ करते थे। सिद्धांत छोटा बच्चा है, तो मैंने कहा मैं और सिद्ध दो पार्टनर्स हुआ करते थे, और हमारे बिजनेस में 60,000 रुपीज का इक्विपमेंट पड़ा था। हमारे बिजनेस में 60,000 रुपीज का एक इक्विपमेंट था। तो मैंने सिद्धांत से कहा, मैंने कहा सिद्धांत भाई ये इक्विपमेंट मार्केट में बेचोगे? सिद्धांत कहता है सर बिजनेस बंद कर रहे हैं, बेचना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम कर दो, मार्केट में इसकी जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू पे मैं इसे टेक ओवर कर लूंगा। तो सिद्धांत कहता है ठीक है सर, आप टेक ओवर कर लो। यानी कि यहां पे क्या हुआ, एसेट टेक ओवर हो गया। सिमिलरली बिजनेस में एक क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 6,000। मैंने कहा सिद्धांत भाई क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। सिद्धांत बोले सर कैसी बातें कर रहे हो, लायबिलिटीज का पेमेंट तो हर हालत में करना पड़ेगा, पैसा थोड़ी ना खा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उस क्रेडिटर को पैसे दे देता हूं। सिद्धांत कह रहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सिद्धांत साहब एक मिनट रुक जाओ। बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा देखो यार, मैं क्रेडिटर्स को 6,000 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन फर्म के बिहाफ पर देने को तैयार हूं। यानी कि अभी मैं पैसे दे रहा हूं, बाद में मुझे ये मेरा पैसा वापस चाहिए। यानी कि लायबिलिटी के केस में अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हमें बाद में उस पार्टनर को उतने पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि उतनी अमाउंट हम पार्टनर को रीइंबर्स कर देते हैं। रीइंबर्स कर देते हैं मतलब उतना पैसा हम पार्टनर को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सम अप कर लेते हैं। अगर कोई एसेट बिकेगा तो या तो कैश में बिकेगा या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। अगर कैश में बिकेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा उससे लेना है। सिमिलरली अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन टू कैश अगर कैश में होगा, और अगर कैश में नहीं हुआ, कोई पार्टनर ने ये जिम्मेदारी ली है, तो हम पार्टनर को रीइंबर्स करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जनरली जब हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सिलेबस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी बात है सर? वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है क्रॉस सेटलमेंट। ये है सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्रॉस सेटलमेंट। अब ये नई क्या चीज आ गई, क्रॉस सेटलमेंट। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस में एक लायबिलिटी थी विद द नेम क्रेडिटर। क्रेडिटर नाम की एक लायबिलिटी थी 60,000 रुपीज की। हमें एक क्रेडिटर को 60,000 रुपीज का पेमेंट देना था। हमारे बिजनेस में 60,000 रुपीज की एक लायबिलिटी थी। सिमिलरली हमारे बिजनेस में एक एसेट था विद द नेम डेटर, और ये डेटर था 50,000 रुपीज का। यानी कि हमें डेटर से 50,000 रुपए लेने हैं और हमें हमारे क्रेडिटर को 60,000 रुपए देने हैं। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। अब इन दोनों की मुलाकात हो गई, क्रेडिटर डेटर से मिला, डेटर क्रेडिटर से मिला, और दोनों ने मिलकर एक डिसीजन ले लिया। बोले सर हम लोग आपस में सेटल करने को तैयार हैं। मैंने कहा सेटल करने को तैयार है मतलब? तो क्रेडिटर कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना पैसा डेटर से ले लूंगा और फुल सेटलमेंट में ले लूंगा। फुल सेटलमेंट में मतलब अब इसके बाद मुझे और पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारी 60,000 रुपए वाली लायबिलिटी 50,000 रुपए वाले डेटर्स के साथ एडजस्ट हो गई है। तो जब हमारी लायबिलिटी हमारे डेटर के साथ एडजस्ट हो जाए, वो भी फुल सेटलमेंट में, या हमारी लायबिलिटी किसी एसेट के साथ एडजस्ट हो जाए, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो इसे कहा जाता है क्रॉस सेटलमेंट। तो अब इस क्रॉस सेटलमेंट में हुआ क्या? ना तो हमारे पास पैसा आया, ना हमारे पास से पैसा गया, हमारी एक लायबिलिटी और हमारा एसेट आपस में सेटल हो गए। तो इस सिचुएशन में हमारी बिजनेस में होगी नो एंट्री। ठीक है बॉस? जब भी कोई लायबिलिटी किसी एसेट के साथ फुल सेटलमेंट में एडजस्ट हो जाए तो
तो भैया हम इसकी करेंगे नो एंट्री, हम इसकी एंट्री हमारी बुक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक बार इन सारे पोर्शंस को सम अप ले लेते हैं। तो सम अप अगर हम लेना शुरू करें तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला, जब हम अपने एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर हमने हमारा एसेट बेचा कैश में। और अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो हमने एंट्री कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जब हमने हमारे पार्टनर को एसेट टेक ओवर कराया। सेकंड, अगर हम हमारी लाइबिलिटी को सेल आउट कर देंगे यानी कि पेमेंट करते हैं तो भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी। तो कैश में पेमेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और अगर पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली तीसरा, अगर कोई एसेट हमारी किसी लाइबिलिटी के साथ सेटल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बट द कंडीशन इज कि ये सेटलमेंट फुल सेटलमेंट होना चाहिए। तो अगर ये सेटलमेंट हमारा फुल सेटलमेंट होगा तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट अगर फुल सेटलमेंट नहीं होगा तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, तब इस सिचुएशन में हमारी एंट्री पोस्ट होगी। ठीक है, तो आई सपोज ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि कैसे हम हमारे एसेट्स को हमारी लाइबिलिटीज से सेटल कर देते हैं। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकते हैं।